हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों क्लास टेंथ की, है ना, क्लास टेंथ की सोशल साइंस। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सोशल साइंस में हम लोग दोस्तों क्या पढ़ेंगे, MCQ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग, MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सोशल साइंस को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, सामाजिक विज्ञान कहते हैं। तो आइए, आज का पहला जो प्रश्न है बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये इज द राइट आंसर, 1871 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, कौन बीमारू राज्य नहीं है। तो कौन बीमारू राज्य नहीं है दोस्तों, देखिए बिहार के लोग अक्सर बीमार होते हैं, तो ये बीमारू राज्य है। ठीक है, मध्य प्रदेश के लोग भी अक्सर बीमार होते हैं, उड़ीसा के भी लोग अक्सर बीमार होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। क्यों क्यों दोस्तों, क्योंकि ये समुद्र के किनारे बसा है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सेवक संघ की स्थापना कब हुई। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना, ध्यान समझिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय संघ सेवक की स्थापना कब हुई, तो हुई थी ये 1925 ईस्वी को। क्लियर। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछी गई है। निम्नलिखित में खड़ी फसल कौन है। निम्नलिखित में खड़ी फसल कौन है, तो ऐसा फसल दोस्तों जो जड़े के दिन में क्या होता है, निर्माण किया जाता है। ठीक है, यानी नवंबर में उसकी कटाई की जाती है। तो इसमें हो जाएगा, नवंबर में किसकी कटाई होती है दोस्तों, चावल की कटाई होती है। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब बना। न्यूनतम मजदूरी कानून भारत में कब बना, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, सन 1948 ईस्वी में, यानी सन 1947 में देश हमारा आज़ाद हुआ था। उसके एक साल बाद सन 1948 में मजदूर कानून को पारित किया गया था, यानी बनाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, 1948 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी थी। किसके समय में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र बनी थी, तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, उदयन। उदयन एक ऐसा शासक था दोस्तों जिसके मगध काल के शासक था। ठीक है, और यह एक क्रूर शासक था। क्लियर, उदयन था। क्लियर है। तो उदयन दोस्तों कौन सा वंश का था, तो आपसे पूछा जा सकता है उदयन कौन सा वंश था, हर्यक वंश का। हर्यक वंश का ये शासक था। क्लियर। और हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों, तो नागशत्रु था। कौन सा, नागशत्रु। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। औद्योगिकी क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई। औद्योगिकी क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, तो दोस्तों उद्योग धंधा के बारे में कौन सा देश पहले सोच रहे थे, व्यापार निवेश के बारे में कौन सा सोचे थे, तो हो जाएगा दोस्तों वी इज द राइट आंसर, इंग्लैंड के लोग। यानी इंग्लैंड से व्यापार क्या हुआ दोस्तों, विकसित हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा वी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लौह एवं रक्त, यानी रक्त एवं लौह, ध्यान समझिएगा, रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया। रक्त एवं लौह के नीति का अवलंबन किसने किया, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर, बिस्मार्क ने। क्लियर। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया, तो देखिए दोस्तों महात्मा गांधी जो थे ना, वह यंग इंडिया नामक एक पत्रिका लिखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पहला छापाखाना, पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया। भारत में जो पहला छापाखाना था दोस्तों, वो कहाँ लगाया गया था,
तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया है क्या, मद्रास में, गोवा में, कलकत्ता में, मुंबई में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों मद्रास में नहीं लगाई गई थी, कहाँ लगाई गई थी दोस्तों, तो गोवा में लगाई गई थी। क्लियर, तो इसका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, गोवा में। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, 11, ध्यान से समझिएगा। करे पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन कहाँ हुआ, यानी पर्यावरण के सम्मेलन के लिए, पर्यावरण के बचाव के लिए पहला सम्मेलन कहाँ हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्टॉकहोम। सी इज द राइट आंसर, स्टॉकहोम में हुआ। क्लियर, क्योंकि पर्यावरण संबंधित पूछ रहा है तब स्टॉकहोम। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अगला प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है, कराए कि निम्नलिखित में किस प्रांत में सीढ़ीदार दोस्तों अक्सर पर्वतों पर और पठारी क्षेत्रों में की जाती है, खेती की जाती है। तो कहाँ की जाती है दोस्तों, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा उत्तरांचल में। सी इज द राइट आंसर। उत्तरांचल में दोस्तों अक्सर पहाड़ी होती है और बड़ी बड़ी पहाड़ियों के ऊपर दोस्तों सीढ़ी नुमा हम लोग खेती करते हैं। पहाड़ियों पर पानी होती है तो सीढ़ी नुमा पानी नीचे उतर जाती है। क्लियर, सी इज द राइट आंसर, इसका होगा उत्तरांचल। अगला प्रश्न है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, वन संरक्षण यानी वन का बचाव और प्रबंधन मतलब उसका देखभाल की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो इसका वर्ग हो जाएगा दोस्तों 3 वर्गों में। ए इज द राइट आंसर, 3 वर्गों में बांटा गया है संरक्षण के आधार पर। अगला प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। वन विस्तार की दृष्टि से भारत जो है विश्व में स्थान है। वन विस्तार के दृष्टि से यानी वन के विस्तार के दृष्टि से भारत का जो स्थान है विश्व में कौन सा है दोस्तों, तो 10वां होगा। डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। सबसे प्रमुख कच्चा माल, सबसे प्रमुख का मतलब जिसका मात्रा में ज्यादा उपयोग होता है। देखिए दोस्तों सीमेंट को उत्पत्ति में बॉक्साइट का भी उपयोग होता है लेकिन ज्यादा मात्रा में नहीं होता है, इसलिए इसको गलत काटिएगा। लोहा का भी उपयोग होता है लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है दोस्तों। क्लियर, और ग्रेनाइट जो होते हैं ना इनका भी बहुत कम उपयोग होता है। सबसे ज्यादा मात्रा में चूना पत्थर का उपयोग होता है। सीमेंट के उद्योग में सबसे ज्यादा मात्रा में चूना पत्थर का उपयोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 है, ध्यान समझिएगा दोस्तों। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वी इज द राइट आंसर, 15 मार्च को। क्लियर, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है। उपभोक्ता उद्योग का मतलब क्या होता है दोस्तों, वैसा उद्योग जो उपभोग के रूप में प्रयोग होता है, यानी जिसे खाया जाता हो, जिसे खाद्य के रूप में प्रयोग किया जाता हो। तो पेट्रोल, रसायन, ये तो दोस्तों खाया ही नहीं जाता, ये गलत। लोह अयस्क, ये भी गलत हो जाएगा। वस्त्र उद्योग, ये भी गलत। चीनी उद्योग दोस्तों होगा क्योंकि चीनी को खाया जाता है, उपभोग में किया जाता है। क्लियर, सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सॉफ्टवेयर उद्योगिकीकरण या उद्योगिकी पार्क नहीं है। कराई कि दोस्तों किस राज्य में सॉफ्टवेयर उद्योगिकी पार्क नहीं पूछ रहा है दोस्तों, ध्यान समझिएगा, नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर, छत्तीसगढ़। असम में दोस्तों क्या है, उद्योगिकी पार्क है यानी सॉफ्टवेयर उद्योगिकी है। कर्नाटक में भी है और राजस्थान में भी है। क्लियर, अगला प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। हिंद चीन में कलोन किन्हें कहा जाता था। हिंद चीन में जो बसने वाले चीनी लोग थे दोस्तों, वो किसे कलोन कहते थे, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। तो उसमें दोस्तों फ्रांसीसियों को क्लोन कहा जाता था। जो नए फ्रांसीसी आते थे, ठीक है, हिंद चीन में, उन्हें क्लोन कहा जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 दोस्तों, करा मानचित्र पर सर्वोच्च रेखाओं को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है।
करा मानचित्र पर सर्वोच्च रेखाओं को किस रंग से, क्या दोस्तों, करा किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बादामी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बादामी। सी इज द राइट आंसर, यानी बादामी रंग से दिखाया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 21 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करके लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। आइए अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर दोस्तों 21 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। प्रश्न 21 है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट कराए साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? है ना, कराए अध्यक्ष थे, कौन थे दोस्तों? साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सर जॉन साइमन। सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है करा भारत का सिलिकॉन नगर किसे कहा जाता है? भारत का सिलिकॉन नगर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर बेंगलुरु को। बेंगलुरु को सिलिकॉन नगर कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 23 है 2006 के बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या थी? क्लियर, यानी ग्राम पंचायत बनने के लिए, है ना, आबादी मतलब जनसंख्या कितनी रहेगी तो ग्राम पंचायत बन सकता है 2006 के अनुसार दोस्तों पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वी इज द राइट आंसर 7000। क्लियर। अगला जो प्रश्न है कह रहा है दम घोंटू गैस किसे कहा जाता है? दम घोंटू गैस किसे कहा जाता है? ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। तो दम घोंटू गैस किसे कहा जाता है दोस्तों? तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO। क्लियर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। खास का अर्थ क्या है? खास का अर्थ क्या है? तो खास का अर्थ होता है दोस्तों विश्वास करना और ऋण लेना और ऋण लौटाने की क्षमता को रखना। ठीक है, यहाँ पर ऋण लेना नहीं दिया है लेकिन ऋण लौटाने की क्षमता दिया है। तो दोस्तों विश्वास भी करना चाहिए उस पर, ठीक है, और उसको ऋण लौटाने की क्षमता भी होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर, ए और बी दोनों। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग मस्त होंगे, क्लियर होंगे। फटाफट से एक दूसरे को शेयर भी कर दीजिएगा। अगला प्रश्न जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 26 करनेनॉल से में ताड़ी विरोधी आंदोलन कितने गांवों की महिलाओं ने भाग लिया था? मतलब कितने गांवों की महिलाएं है ना नेनॉल ताड़ी विरोध में भाग लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों करीब 5000 गांव की महिलाएं। बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 27 है करा साख पत्र कितने प्रकार के होते हैं? करा कि साख जो पत्र होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो साख पत्र दोस्तों 8 प्रकार के होते हैं। सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों करा दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ? ठीक है, दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ? तो हो जाएगा दोस्तों आंसर बी इज द राइट आंसर, सन 1985 ईस्वी को पारित हुआ था। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 29 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। करा संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? लोकतंत्र की स्थापना, निर्वाचित सरकार को बदलाव। निर्वाचित सरकार को बदलाव गलत है। सैनिक स्वतंत्र की स्थापना, ये भी दोस्तों गलत होगा, इनमें से कोई नहीं, ये तो साफ गलत है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर, लोकतंत्र की स्थापना। अगला प्रश्न है दोस्तों ध्यान समझिएगा। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण है। आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों है ना जनसंख्या में तीव्रता वृद्धि। ये तो होगा ही होगा क्योंकि जनसंख्या बिहार में तेजी से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है दोस्तों। कृषि पर अत्यधिक है ना जनाभार करना, यानी कृषि पर लोगों को ज़्यादा निर्भर करना, ये भी हो सकता है। बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, ये भी दोस्तों, यानी इनमें से सभी होगा दोस्तों, इनमें से सभी होगा। जनसंख्या में वृद्धि होगी तभी पर पिछड़ेपन होगा, है ना,
और ज़्यादा लोग दोस्तों कृषि पर निर्भर करेंगे तभी पर होगा, और बाढ़ और सुखाड़ का प्रकोप होगा तो होगा, इसमें सभी हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। बिहार में जीवन यापन का मतलब जीने का, तो जीने का मुख्य साधन क्या है दोस्तों? कृषि होगा, इज द राइट आंसर, कृषि। उद्योग बिहार में है ही नहीं, व्यापार होता ही नहीं है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। क्लियर। अगला दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 32। क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 32 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 32 को अच्छा समझिएगा। मानव विकास सूचकांक में कितने सूचक हैं? देखिए दोस्तों, कितने सूचक की बात कर रहा है। मानव विकास सूचकांक में कितने सूचक होते हैं? तो मानव विकास सूचकांक में दोस्तों 3 सूचक होते हैं, दिस इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मानव का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है ना? मानव का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी इज द राइट आंसर, भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक वाणिज्यिक बैंक के रूप में जाना जाता है। क्लियर। अगला प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 34 है, ध्यान समझिएगा। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? सहकारिता आंदोलन, ठीक है, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ बोल रहा है कि कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए इज द राइट आंसर, 1904 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक व्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? कि एक व्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? तो ध्यान समझिएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र को व्यवस्था के सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न इनमें से कौन भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? इनमें से कौन भारतीय कंपनी जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी इज द राइट आंसर, डाबर जो होती है कंपनी वो भारतीय कंपनी है और ये बहुराष्ट्रीय कंपनी में से एक मानी जाती है। क्लियर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग 36 तक के प्रश्न को अच्छे से कवर किए होंगे, अचीव भी कर लिए होंगे। फटाफट से एक दूसरे को शेयर भी कर दीजिएगा। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 37 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 37 को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न नंबर दोस्तों 37 है, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, ये बात पूछ रहे हैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 237 है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इंग्लैंड में, सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों 38 का है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को अपील सुनने का अधिकार है। तो राज्य आयोग को और राष्ट्रीय आयोग को, यानी इसका आंसर होगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर, ए और बी दोनों। क्लियर। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार किस भूकंप जोन में आता है? बिहार किस भूकंप जोन में आता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर, 3 जोन में। क्लियर। अगला है सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? तो संचार के लिए, तो सही है, बिल्कुल सही। मौसम विभाग के लिए ये भी सही होता है दोस्तों। संसाधनों की खोज के लिए ये भी सही होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर, इनमें से सभी होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 41 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? दोस्तों 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच के युद्ध जो होती थी वो सूडान में हुई थी, इज द राइट आंसर। ठीक है, और सूडान के युद्ध के बाद ही दोस्तों इटली का एकीकरण हुआ था। क्लियर, याद रखिएगा ये भी। अगला प्रश्न जो 42, नर्मदा घाटी परियोजना किससे संबंधित है? ठीक है, नर्मदा घाटी परियोजना किससे संबंधित है? तो नर्मदा घाटी परियोजना दोस्तों जल से संबंधित है। किससे? जल से। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर, जल से।
अगला प्रश्न है दोस्तों, करा गिरमिटिया किसे कहा जाता है? गिरमिटिया, ध्यान समझिएगा, नया शब्द है, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो गिरमिटिया दोस्तों अनुबंधित मजदूरों को कहा जाता था। अनुबंधित का मतलब जो बंधुआ मजदूर होते थे, क्लियर, यानी जो बंधुआ मजदूर होते थे, बंध जाते थे, इतना में हमको करना है तो करना है, उससे बेसी पैसा नहीं मिल सकता था, उससे हम लोग बंधुआ मजदूर कहते थे, तो बंधुआ मजदूर को ही गिरमिटिया मजदूर भी कहते हैं। तो ये हो जाएगा अनुबंधित मजदूर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, करा पक्की सड़कों की लंबाई के दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? करा कि पक्की सड़कों की लंबाई के दृष्टि में, है ना, प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो ये हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र है। क्लियर, उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप अच्छे से क्लियर होंगे, मस्त से समझ रहे होंगे दोस्तों, ठीक है। अब प्रश्न नंबर दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 45 पर। करा निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? तो दोस्तों खरीफ फसल किसे कहते हैं? जो अक्टूबर नवंबर के महीना में दोस्तों काट ली जाती है, ठीक है, अक्टूबर और नवंबर के महीना में काट ली जाती हो, उसे हम लोग खरीफ फसल कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चावल होगा, सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, करा तमिलनाडु में कौन सी पहाड़ियों पर चाय एवं कॉफी की खेती की जाती है? ठीक है, तमिलनाडु में कौन सी पहाड़ियों पर चाय और कॉफी की खेती की जाती है? प्रश्न दोस्तों बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, तो ये हो जाएगा आंसर नीलगिरी की पहाड़ियों पर, ये इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों ध्यान समझिएगा, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण है। तो क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिमाण क्या होगा दोस्तों? तो हो जाएगा, है ना, अलगवाद, है ना, या अलगाववाद, ठीक है, अलगवाद या अलगाववाद दोनों होता है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, अलगवाद, ठीक है। अगला प्रश्न पर चलते हैं, अलगाववाद, ठीक है। चलिए अलगाववाद क्लियर हो गया। अगला प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान समझिएगा। करा भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी की बहुमता मिला था? ठीक है, 1900 बोल रहा है, 1977 के चुनाव की बातें में पूछ रहा है, ठीक है। तो 1977 के चुनाव में दोस्तों जनता पार्टी की, है ना, बहुमता मिली थी, जनता पार्टी जीती थी। तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो दोस्तों गैरीबाल्डी जो था ना, वो पेशे से नाविक था, तो हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, पेशे से नाविक। अगला प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 50। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध दोस्तों किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी? क्लियर, तो हंगरी की भाषा क्या थी दोस्तों? तो हो जाएगा इसका आंसर इज द राइट आंसर, मंगयार थी। क्लियर। अगला प्रश्न, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती का गठन गैरीबाल्डी नामक किया था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो नाविक था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो गैरीबाल्डी ने लाल कुर्ती नामक गठन का स्थापना किया। अगला प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किया? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, लाल सेना का, ठीक है। तो लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन ट्राट्स्की ने किया था, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। 54 है प्रश्न नंबर, अब यहाँ पर हम लोग 53 तक यहाँ पर स्टडी किए, अब 54 पर आ गए हैं। तो कर अंकुर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकुर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों है कंबोडिया में, डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, करा रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ? तो ये हो जाएगा दोस्तों 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था। अगर आपसे पूछे दोस्तों चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ? तो सन 1919 ईस्वी में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने
असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त सन 1920 में की थी। सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार की संसाधन है? तो दोस्तों हो जाएगा कोयला अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि कोयला खत्म हो सकता है एक समय दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत में पर्वतीय भूमि का प्रतिशत क्या है? भारत में पर्वतीय भूमि का प्रतिशत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। भारत में पर्वतीय भूमि का प्रतिशत 30% है। क्लियर? उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग मस्त होंगे, है ना दोस्तों, अच्छे से समझ रहे होंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर अगला है 59, ध्यान समझिएगा। करा किस मृदाओं में लौह ऑक्साइड मिला हुआ होता है? किस मृदाओं में लौह ऑक्साइड मिला हुआ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर, लैटेराइट मृदा में। कौन से मृदा में दोस्तों? लैटेराइट मृदा में। अगला प्रश्न है 60 पर, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम दोस्तों क्या है? रेगुड़ मृदा है। वी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। पृथ्वी पर स्वच्छ पेयजल कितना प्रतिशत है? स्वच्छ पेयजल यानी पीने योग्य जल दोस्तों। तो स्वच्छ पीने योग्य जो जल होता है, डी इज द राइट, 2.5% है। अगला प्रश्न है किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, मध्य प्रदेश राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। मस्त से आराम से समझ लीजिएगा और अच्छा से समझने का प्रयास करिएगा, और इसे कॉपी पेन पर जरूर उतार लीजिएगा दोस्तों। इसे कॉपी और पेन के द्वारा दोस्तों उतार लीजिएगा। क्लियर? नस्ल का आधार है, कौन सा दोस्तों नस्ल का आधार होगा? तो जीव शास्त्र होता है। इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है? ठीक है, मूल अधिकार के बारे में तो दिया गया। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों वी इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। अगला प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 45, भारत विभाजन का मूल आधार है, या भारत विभाजन का मूल आधार था, क्या था दोस्तों? तो भारत विभाजन का मूल आधार क्या था? तो धर्म था। सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, संघ सरकार का उदाहरण नहीं है। संघ सरकार का उदाहरण कौन नहीं है दोस्तों? तो चीन नहीं है। बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत भारत में कहां से हुआ? तो पंचायती राज व्यवस्थाओं का शुरुआत जो है दोस्तों राजस्थान से हुआ था। इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? है ना, पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर, सन 1956 ईस्वी में। अगला प्रश्न है निम्न को प्राथमिकी क्षेत्र कहा जाता है। किस क्षेत्र को दोस्तों प्राथमिकी क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषक क्षेत्र को प्राथमिकी क्षेत्र कहते हैं। वी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें कौन सा, यहाँ पर सा होगा, कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो इनमें कौन से ऐसा देश है जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो आंसर होगा दोस्तों भारत। क्लियर? सी इज द राइट आंसर। अगला है शेयर बाजार का नियामक संस्था है। शेयर बाजार का नियामक संस्था कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों SEBI, है ना, SEBI। तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। प्रश्न नंबर दोस्तों 72 है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर, बिहार को। क्लियर? अगला प्रश्न कर रहा है अर्थव्यवस्था के कुल कितने प्रकार हैं? तो अर्थव्यवस्था के दोस्तों 3 प्रकार होते हैं। क्लियर है?
अगला प्रश्न है दोस्तों करा किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है दोस्तों? तो सेवा क्षेत्र को। बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों इनमें कौन प्राकृतिक आपदा है? इनमें कौन प्राकृतिक आपदा है? तो दोस्तों यहां पर हो जाएगा प्राकृतिक आपदा। आतंकवाद तो होगा ही नहीं, दंगा भी नहीं होगा, सुनामी हो जाएगा दोस्तों। सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न करा दोस्तों चक्रवात किस प्रकार की आपदा है? चक्रवात एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा होती है दोस्तों, इसे मनुष्य नहीं उत्पन्न करते हैं, इसलिए ए इज द राइट आंसर हो जाएगा।